हाय गाइस, वेलकम टू पैनल मीडिया। स्वागत है आपका पैनल मीडिया में। एंड आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है वर्बल रीजनिंग। काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एनटीपीसी में। ये बेसिकली आपका बैंकिंग में ज़्यादा फेमस टॉपिक है। वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादातर हमें बैंकिंग के पेपर्स में देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं बैंकिंग के पेपर्स के अलावा बात करूँ तो एनटीपीसी एक ऐसा पेपर है जिसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। किसी किसी शिफ्ट में चार चार क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वर्बल रीजनिंग से पूछ लिए गए हैं, यानी कि 30 में से 4 क्वेश्चंस अगर आपके वर्बल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। और ये टॉपिक पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। क्यों गलत होते हैं वो भी देखेंगे दोस्तों, और कैसे गलत ना हो वो भी हम सीखेंगे। छोटी से जो है हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के, एंड देन हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे हम प्रैक्टिस सेशन में लेकर आते हैं दोस्तों। एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में आए हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेशन जो हमारे इसलिए भी एक आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं क्योंकि एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो इनसे आपको एनटीपीसी के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है एक तो, एंड आपकी प्रिपरेशन जो है दोस्तों उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्बल रीजनिंग, हमारा जो आज का टॉपिक है। वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों बेसिकली 4 या 5 टाइप से पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूँ टाइप्स को। एक होते हैं आपके स्टेटमेंट, कंक्लूजन। एक होते हैं आपके स्टेटमेंट, अजम्पशन। आपका एक टॉपिक होता है कोर्स ऑफ एक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन आपका पैराग्राफ एंड पैराग्राफ का इन्फ्रेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछे जाते हैं। या एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट अजम्पशन से देखने को मिले हमें लास्ट जो आपके एनटीपीसी के पेपर्स हुए हैं। कोर्स ऑफ एक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट से कम क्वेश्चंस होते हैं, और पैराग्राफ, इन्फ्रेंस एंड वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग से तो बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको दो चीज मिले, स्टेटमेंट अजम्पशन या स्टेटमेंट कंक्लूजन अगर आपको मिलता है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलना है। इवन आपको वो इंस्ट्रक्शंस में भी देंगे कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस, टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे वैरी फ्रॉम द कॉमन नोन फैक्ट्स। तो अगर आपको ये नहीं भी दिया होता तो आपको स्टेटमेंट को ट्रू मानने के बाद जो है क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है या क्या अजम्पशन जो है उसके बेसिस पे स्टेटमेंट को हमने लिखा है, उनको हमें जज करना होता है। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं दोस्तों। और इनको जो है हम गलतियां क्यों होती हैं, गलतियां इसलिए ही होती हैं क्योंकि हम जो है जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो हम उन पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं और उसी वजह से हमारे जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को सच मानना होता है, एंड स्टेटमेंट से बाहर की आप इंफॉर्मेशन आपको पता है वो बिल्कुल सही ही है, बट अगर आपको वो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं दी गई है तो आप उसको जो है अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है दोस्तों तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बट जबकि कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट में आपको हमेशा जो रियल लाइफ फैक्ट्स हैं उनको हमेशा अपने दिमाग में रखना होता है। रियल लाइफ फैक्ट्स और रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन जो होती है दोस्तों, उसको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को आपको कंसीडर करके इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उन क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड देखते हैं दोस्तों कौन कौन बच्चे जो हैं, आप साथ में हमें हमारे सॉल्व करते चलिए इन क्वेश्चंस को एंड कमेंट करते जाइएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिया गया है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में दिया गया आपको कि नॉलेज इज नॉट अ स्किल, इट इज लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था, इलिटरेट आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कहा गया नॉलेज इज नॉट अ स्किल, नॉलेज एक स्किल नहीं है, ये लर्निंग और एक्सपीरियंस है। एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया गया हमें कि इलिटरेट वो हैं, वो नहीं है जो कि लिख और पढ़ नहीं सकते, बट वो हैं जो कि लर्न करना नहीं चाहते, जो लर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने इलिटरेट की डेफिनेशन भी एक दी है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करें, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमने मान लिया कि ये स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए दी गई है। अब कंक्लूजन की बात करें तो इसमें लिखा गया दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट आर लिटरेट। मैंने क्या कहा था आपको
कि आपको जो आपका ज्ञान है उसको साइड में रख देना है, ज्ञान नहीं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ करना है अपना जो आपने अब तक बचपन से ज्ञान यूज़ किया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट को सुनना है, स्टेटमेंट में जो लिखा है आप सिर्फ उस ज्ञान की बात करेंगे, उसके अलावा किसी ज्ञान की बात नहीं करेंगे कंक्लूजन को ड्रॉ करते हुए। इस बात को जो है दोस्तों गांठ मान लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो। कंक्लूजन में कहा गया दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट आर इलिटरेट। अब इन्होंने यहाँ पर इलिटरेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है हमें, इलिटरेट के लिए भी कहा गया था यहाँ पर कि दोज हु आर नॉट इलिटरेट आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो हम यहाँ पर इसको ट्रू नहीं बता सकते, यहाँ पर जो है लिटरेट के बारे में हमें नहीं बताया है कि क्या लिटरेट की डेफिनेशन है, तो कंक्लूजन 1 हो जाता है गलत। कंक्लूजन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि नॉलेज एंड स्किल आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब आप पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो नॉलेज इज नॉट अ स्किल, नॉलेज इज नॉट अ स्किल साफ साफ लिखा गया है कि नॉलेज कोई स्किल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि नॉलेज और स्किल जो है वो दो डिफरेंट थिंग्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, you have to take the given statement to be true even if it seems to be at variance with the commonly known facts and then decide which of the given follow conclusion logically follow from the given statement। तो आपको स्टेटमेंट को सच मानना ही मानना है। अब स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, ऋतिक इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम टू रेस्ट। तो ऋतिक जो है अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद जो है टाइम निकाल लेता है रेस्ट करने का। तो कंक्लूजन दिया गया हमें ऋतिक इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। अब आप ये सोचिए दोस्तों, अगर कोई टाइम निकाल ले रहा है रेस्ट करने का तो वो ऑर्गेनाइज पर्सन है, ये हो सकता है बिल्कुल सही बात हो आपके लिए, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑर्गेनाइज पर्सन क्या होता है, ऑर्गेनाइज पर्सन की क्या डेफिनेशन है। तो आपको साफ साफ लिखा गया कि वो बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी टाइम रेस्ट के लिए निकाल लेता है, और हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाया कि रेस्ट के लिए टाइम निकालना जो है एक ऑर्गेनाइज पर्सन की हैबिट होती है। तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन 1 यहाँ पर गलत होगा। कंक्लूजन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया कि रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजी पर्सन। रेस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक बिजी पर्सन के लिए। तो हम यहाँ पर साफ साफ देखिए, आपको अगेन जो है ये चीज़ नहीं कहीं पे भी लिखी गई है कि रेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में कहीं पे भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। तो हम अगेन बोल सकते हैं कि कंक्लूजन 2 भी गलत होगा। तो बचा क्या, अब हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर ऑफ देम फॉलोज, नाइदर वन कंक्लूजन 1 नाइदर नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसको कोशिश कीजिए करने की खुद से। इसमें स्टेटमेंट दिया गया हमें कि ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल। एंड जब भी आपको इस टाइप से कोई दो आइटम्स या दो जो है कोई क्वालिटीज़ के बीच में ऑल सम और इस टाइप की चीज़ें दी जाएं, जैसे कि हम सिलॉगिन्स के हमने वो पूरा का पूरा जो लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था, तो आप इनको सिलॉगिन्स के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सिलॉगिन्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे आप तो ईजिली सॉल्व जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल को दिखाने की, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हार्ड वर्किंग पीपल हैं एंड ये हो गए आपके सक्सेसफुल, तो ये हो गए सक्सेसफुल। तो ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल पीपल, ये आपको लिखा गया। तो हार्ड वर्किंग हमारा ये वेन डायग्राम से दिखाया गया और सक्सेसफुल ये वेन डायग्राम से दिखाया गया, ये बिल्कुल पॉसिबल वेन डायग्राम है। अब आपको कंक्लूजन दिया गया है कि ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, पर आप ध्यान से देखिए इस वेन डायग्राम को, तो आपको देखने से पता लगेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने से पता लगेगा कि सारे सक्सेसफुल पीपल जो हैं उनमें वो हार्ड वर्किंग नहीं है। ये जो पार्ट है आपका ये हार्ड वर्किंग पीपल्स का नहीं है, बट ये सक्सेसफुल जरूर है। तो आपका कंक्लूजन 1 हो जाता है यहाँ पे गलत। कंक्लूजन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ। तो ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि हार्ड वर्किंग होने के बावजूद जो है हार्ड वर्किंग है अगर आप, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बट अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, यानी कि आप इस एरिया में आते हैं कहीं पे, तो आप हार्ड वर्किंग नहीं रहे उसके बावजूद भी आपको सक्सेस मिल गई, तो ओनली वर्ड यहाँ पर दे दिया गया साफ साफ। तो ओनली अगर आपको वर्ड दिया गया है तो आप ये भी याद रख लीजिए दोस्तों, कहीं पे भी आपको कंक्लूजन में कभी आपको ओनली वर्ड दिख जाए तो 99% चांस होगा कि वो जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। तो उस कंक्लूजन को बड़े ध्यान से करें, क्योंकि वो 1% के एरिया में तभी आ पाएगा जब बहुत ही स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी हो उन्होंने। तो ओनली वाला जहाँ पे भी आपको दिखे तो आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो गलत ही होने वाला है।
तो ये भी गलत यहाँ पर हमने देख लिया कि गलत होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि नाइदर ऑफ देम फॉलो, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर आपको जो है दोस्तों भावनाओं में नहीं बहना है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, इवन मेरे नज़रों में जो है वो बेस्ट क्रिकेटर हैं इवन वर्ल्ड क्रिकेट के भी, बट आपको भावनाओं में नहीं बहना है। अगेन मैं ये कहूँगा यहाँ पर सिर्फ हमें स्टेटमेंट को सच मानना है, उसके अलावा हमारे को हम नहीं जानते कि सचिन तेंदुलकर है कौन, इतना मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो इसमें कहा गया सचिन तेंदुलकर वॉज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इंडियन क्रिकेट। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट के। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में क्या कहा गया, देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर इन इंडियन क्रिकेट। इन्होंने यहाँ पर यूज किया है वॉज और यहाँ पर यूज किया है विल बी। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर पास्ट में कोई अपने टाइम में बेस्ट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में जो है उससे भी बढ़िया कोई पर्सन नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्यों? देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर इन इंडियन क्रिकेट, ऐसा बोला गया है। हो सकता है कि आज नहीं कल को चल के विराट कोहली जो है सचिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और जो है वो इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड्स बेयर करने वाला और एक अच्छा बैट्समैन साबित हो। तो आप कंक्लूजन को इस तरह से नहीं कर सकते कि जो पास्ट में है वो फ्यूचर में भी ऐसा ही ट्रू हो। तो ये एक जो है चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। यहाँ पर विल और वाज की वजह से ही जो है कंक्लूजन 1 गलत हुआ है। अगर ये लिखा जाता है यहाँ पे कि देयर वाज नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर इन इंडियन क्रिकेट, तो ये सही हो जाता। अब बात करें कंक्लूजन 2 की। इसमें कहा गया सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड बोल दिया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हमें इंडियन क्रिकेट बोला गया है। तो वर्ल्ड के सिनारियो में हमें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है स्टेटमेंट में, तो हम बोल सकते हैं कि कंक्लूजन 2 इज रॉन्ग। तो नाइदर ऑफ देम फॉलोज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई कीजिए खुद से एंड स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चलिए दोस्तों, इसमें कहा गया स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड देन कंक्लूजन दिए गए हैं। इसमें कहा गया डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज अ मेजर कंसर्न इन आवर कंट्री unless we go for renewable energy sources in a big way, increase in population being a heavy burden on the energy sources will reduce the quality of life। तो इसमें कहा गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनका डिप्लीशन जो है बहुत बड़ा जो है कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए। एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए नहीं जाते हैं तो जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो एक हैवी बर्डन हो जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज पे और उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे है कि अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट नहीं करी तो होगा क्या, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है उसकी वजह से रिसोर्सेज पे जो है इफेक्ट पड़ेगा और उसके कारण जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपका एक साइकिल चल रही है। अब बात करें कंक्लूजन की। स्टेटमेंट को हमने ट्रू मान लिया, अब कंक्लूजन की बात करें। इसमें कहा गया डिप्लीटिंग रिसोर्सेज इम्पैक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर वो डिग्रेड होने लग जाएंगे और हम उसके ऑल्टरनेट को नहीं खोजेंगे तो होगा क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली जो है रिलेट किया गया है रिसोर्सेज से। तो रिसोर्सेज जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम बोल सकते हैं कि डिप्लीटिंग रिसोर्सेज इम्पैक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करें। इसमें कहा गया यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इज अ सॉल्यूशन टू काउंटर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पॉपुलेशन के लिए जो है एक ही चीज पे पॉपुलेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सिर्फ और सिर्फ आपका नेचुरल रिसोर्सेज पे दिखाया गया है, उसके अलावा कहीं पे नहीं बताया गया। तो आप उनको ही कंसीडर करके इस कंक्लूजन को चेक करेंगे। इसमें कहा गया कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के यूज करने की वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज है हम उसको काउंटर कर सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, इस दी सॉल्यूशन नहीं है, इज अ सॉल्यूशन टू काउंटर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है आपका, अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं
तो आपका जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीज इन पॉपुलेशन है उसका बर्डन जो है आपके एनर्जी रिसोर्सेज पे पड़ेगा और जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी। बट अगर आप एनर्जी रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अडेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो पॉपुलेशन इंक्रीज है उसके बावजूद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड नहीं होगी, एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये एक काउंटर हो सकता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन के लिए। तो आपका कंक्लूजन 1 भी ट्रू होता है, कंक्लूजन 2 भी, यानी कि आप बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन सी पे करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन से ही आते हैं और आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन को करने वक्त ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है कि स्टेटमेंट आपको ट्रू मानना है, कंक्लूजन आपको उस स्टेटमेंट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन से ही आपको डिराइव करने हैं। अगर उससे बाहर आपका कुछ भी एक भी वर्ड आता है तो आप उस कंक्लूजन को गलत मान लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। इंडिजीनियस क्या होता है, जो आप घर में अपने घर में जो क्रूड ऑयल बना रहे हैं वो उसकी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर है। तो इसमें कहा गया कि डोमेस्टिक डिमांड जो है इंक्रीजिंग फास्टर, मतलब कि जो डोमेस्टिक डिमांड मतलब कि लोकल डिमांड आपकी कंट्री में, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंडिजीनियस क्रूड ऑयल है, इंडिजीनियस क्रूड ऑयल है, उसका प्रोडक्शन जो है कुछ पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है, कुछ पर्टिकुलर रेट से है। एंड जो डोमेस्टिक डिमांड है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाए, मतलब ये तो इस तरह से बढ़ रहा था बट ये इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए, तो डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई हम उतनी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिजीनियस क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो हमने उतना ही रखा, बट वो जो है जो डोमेस्टिक डिमांड है वो उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। तो आपको जो है डिमांड की शॉर्टेज, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी और उसकी वजह से आप जो है क्या होगा, अब वो हम कंक्लूजन से देखते हैं। कंक्लूजन में हमें क्या दिया गया, कंक्लूजन में दिया गया कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड। तो आपको क्रूड ऑयल जो है अगर उसकी सप्लाई आपकी कब अपने इंडिजीनियस, यानी कि आप जो लोकल सप्लाई है आपकी, जो आप अपनी कंट्री में डेवलप कर रहे हैं क्रूड ऑयल की सप्लाई, वो अगर आपकी कम पड़ जा रही है तो आपको फॉरेन कंट्री से क्रूड ऑयल मंगाना पड़ेगा, यानी कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड। तो ये एक सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। अगर आपने बाहर से जो क्रूड ऑयल है वो मंगा लिया तो आपकी डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। देन सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कहा गया डोमेस्टिक डिमांड मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर आप डोमेस्टिक डिमांड, जो बढ़ रही डिमांड थी, उसको ही आप रिड्यूस कर दें तो आपका जो इंडिजीनियस क्रूड ऑयल सप्लाई है वो सफिशिएंट हो जाएगी आपकी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो यानी कि या तो आप कंक्लूजन 1 को ट्रू करा लें या कंक्लूजन 2 को, मतलब कि या तो आप जो पहला कंक्लूजन दिया गया है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो या तो आप पहला सॉल्यूशन कर लीजिए या तो दूसरा सॉल्यूशन कर लीजिए। इनमें से एक भी सॉल्यूशन आपने ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका जो दिक्कत आ रही थी जो हमें स्टेटमेंट में दी गई थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमें दिया गया है यहाँ पे आइदर 1 और 2, आइदर 1 एंड नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे और रहा होगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच। अगर सारे के सारे प्लेयर जो है अपनी फुल पोटेंशियल से खेलेंगे तो हम मैच को जीत जाएंगे। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया हमें वी हैव वन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर सारे प्लेयर्स, हमें पहले कहा गया कि अगर सारे प्लेयर्स अपने फुल पोटेंशियल से खेलें तो हम मैच जीत ही जाएंगे, एंड हमें यह भी बताया गया कि हम मैच जीत गए हैं। तो अब हमें कंक्लूजन क्या मिलता है इससे, अगर हम इस स्टेटमेंट को सही मान लें तो हमें कहा गया पहला कंक्लूजन कि ऑल प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल। तो हम पहला कंक्लूजन कहा गया हमें कि सारे प्लेयर्स ने ना अपने फुल पोटेंशियल से खेला होगा। जब ऑलरेडी आपको लिखा गया है यहाँ पे कि अगर सारे प्लेयर्स अपने फुल पोटेंशियल से खेलते हैं तो हम अपना मैच जीतते हैं और हम मैच जीत चुके हैं, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि आपके सारे प्लेयर्स ने फुल पोटेंशियल से खेला था। अब सेकंड कंक्लूजन कहा गया कि सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा गया है अगर हम सिर्फ हमारे प्लेयर्स जो हैं फुल पोटेंशियल से खेलते हैं तो ही हम जो है अपना मैच को जीतेंगे। तो सेकंड कंक्लूजन हो जाता है आपका गलत और फर्स्ट कंक्लूजन हो जाता है आपका करेक्ट। तो कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इसमें क्या कहा गया, कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। मतलब कस्टमर सर्विस जो है आपकी वो किसी पे आप इम्पोज नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं करा सकते, ये जो है अपने अंदर से आनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है आपका,
कस्टमर सर्विस शुड बी वॉलंटरी। तो ये सिर्फ इंग्लिश वर्ड जो है यहाँ पे लिखा गया, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अगर कोई चीज़ आप एनफोर्स नहीं कराना चाह रहे, वो खुद से आ रही है, तो उसके लिए वर्ड होता है वॉलंटरी, यानी कि कस्टमर सर्विस शुड बी वॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी होनी चाहिए कस्टमर सर्विस। तो कंक्लूजन 1 जो हो जाता है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू मान ले तो। सेकंड कंक्लूजन क्या कहा गया है, एम्प्लॉयज डू नॉट सर्व कस्टमर्स। तो एम्प्लॉयज डू नॉट सर्व कस्टमर्स, एम्प्लॉयज के बारे में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट में, तो कोई भी बात नहीं करी गई है एम्प्लॉयज के बारे में। जब बात ही नहीं करी गई तो हम एम्प्लॉयज के ऊपर कोई कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही जो बेसिक चीज है, आपको स्टेटमेंट को ट्रू मानना है और स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन से कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये कंक्लूजन क्यों गलत हुआ। तो कंक्लूजन 2 गलत हो जाएगा, कंक्लूजन 1 होगा आपका करेक्ट, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और स्टेटमेंट फॉलोड बाई सम कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट क्या दिया गया, अनलाइक आर्यभट्टा मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो आर्यभट्टा की अनलाइक आर्यभट्टा मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो आपको यहां से क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का और आर्यभट्टा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो आर्यभट्टा, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इतनी जरूर पता लगी कि आर्यभट्टा जो है नेचुरल सैटेलाइट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनलाइक पहले ही वर्ड जो है अनलाइक लगा दिया गया था यहाँ पे। तो नेचुरल सैटेलाइट आर्यभट्टा नहीं है। उसके अलावा जो है ये दूसरी टाइप की सैटेलाइट हो सकती है, या ये आर्यभट्टा सैटेलाइट ना भी हो, ये भी हो सकता है, बट वो पॉसिबिलिटी है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में कहा गया आर्यभट्टा इज नॉट अ सैटेलाइट। यहां से हमें बिल्कुल श्योर शॉट कंफर्म नहीं हुआ है कि आर्यभट्टा सैटेलाइट है या नहीं है। अगर आप ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन से जाएंगे तो आर्यभट्टा एक जो है आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट है, बट उसको यूज करके आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट को यूज करके कंक्लूजन को गलत या सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्यभट्टा से हमें पता लग रहा है कि आर्यभट्टा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगर ये बोलते कि आर्यभट्टा इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट तो ये कंक्लूजन ट्रू हो जाता, बट अब यहाँ पे लिखा कि आर्यभट्टा इज नॉट अ सैटेलाइट, तो ये जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है बट ट्रू नहीं है कंफर्म केस में। तो कंक्लूजन जो है आपका गलत हो जाता है, कंक्लूजन 1। एंड सेकंड कंक्लूजन में कहा गया कि मून इज अ स्टार एंड आर्यभट्टा इज अ सैटेलाइट। तो अगेन मून के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी दी गई है कि मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून एक स्टार है या नहीं ये कुछ नहीं बताया गया है, और स्टार नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है या नहीं हो सकता ये भी नहीं बताया गया है। तो आपका कंक्लूजन 2 भी गलत हो जाता है दोस्तों यहाँ पर साफ साफ। तो यहाँ पर नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। तो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे किया हमने, ये इंपॉर्टेंट है। आप जनरल इन्फॉर्मेशन से इसको सॉल्व करते तो भी आपका यही आंसर आ जाता, बट आप उस तरह से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ स्टेटमेंट को कंसीडर करके कंक्लूजन को सॉल्व कर रहे हैं। ये बात आई होप आपको क्लियरली माइंड में घुस गई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपको मेडिकल प्रोफेशन हैज बिकम द मोस्ट अनएथिकल एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग सिक। तो आपको साफ साफ लिख के बताया गया कि मेडिकल प्रोफेशन जो है बहुत ही ज्यादा अनएथिकल है, हैज बिकम द मोस्ट अनएथिकल। मतलब कि बहुत सारे प्रोफेशंस को अगर आपने कंपेयर किया गया होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि मोस्ट अनएथिकल जो प्रोफेशन है वो मेडिकल प्रोफेशन है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग सिक। तो पीपल डरते हैं, जो है जो लोग हैं वो डर रहे हैं सिक होने से। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, मेडिकल इज दी ओनली अनएथिकल प्रोफेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कहा गया कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जो अनएथिकल है, बट उनमें सबसे ज्यादा अनएथिकल मेडिकल प्रोफेशन है। तो मेडिकल इज दी ओनली, मैंने क्या बताया था आपको, ओनली जहां पे आपको कंक्लूजन में मिल जाए तो समझ लो कि आपका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत होगा। 99% केसेस में जो है ये गलत होगा। आप लगा सकते हैं ओनली वाले में कि ये जो है बिल्कुल गलत है। तो कंक्लूजन 1 जो है वो गलत हो जाता है। अब कंक्लूजन 2 की बात करें तो इसमें कहा गया अनएथिकल पीपल फॉल सिक। अनएथिकल पीपल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। स्टेटमेंट में सिर्फ अनएथिकल प्रोफेशन के बारे में दी गई है, अनएथिकल पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कंक्लूजन 2 हम नहीं बता सकते कि वो सही है या गलत, तो गलत होगा ही होगा, वो फॉलो नहीं करेगा। मतलब वो ट्रू है या फॉल्स नहीं बता सकते तो वो कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये किस टाइप से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या कहा गया है, वी डोंट हैव द विल टू पनिश द गिल्टी अनलेस ही इज वीक एंड पुअर। तो हमारी अगर इच्छा शक्ति नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है कि हम जो है गिल्टी जो है लोग उनको पनिश करें, अनलेस वो वीक और पुअर हो। सिर्फ और सिर्फ वो वीक और पुअर है अगर,
और वो उन्होंने गलती करी है तो हम उनको पनिश करते हैं, नहीं तो हम पनिश नहीं करना चाहते, ये हमारी विल नहीं है। और दूसरा क्या कहा गया, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, दो रिच एंड वेल कनेक्टेड, जो आपके अमीर लोग हैं और जिनके जो हैं कनेक्शंस अच्छे हैं, वो जो है गलत करने के बावजूद भी जो है उनको पनिशमेंट से जो है छुटकारा मिल जाता है, द गेट अवे विद द एवरी रॉन्ग डूइंग, तो वो गलत करके भी बच के निकल जाते हैं। तो अब कंक्लूजन में हमें क्या क्या दिया गया, कंक्लूजन दिया गया कि द रिच पीपल आर एबल टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। तो सिर्फ इतना ही लिखा गया। आपको क्या कहा आपने, अगर गलत इसी स्टेटमेंट को ही जो है कंक्लूजन में लिख दिया गया है, बस दूसरे वर्ड्स की तरह लिखा गया है कि इसमें कहा गया कि रिच पीपल जो है वो पनिशमेंट से बच जाते हैं गलत काम करने के बावजूद भी। जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। अब कंक्लूजन 2 की बात करें, इफ वी विल जस्टिस विल बी सेम फॉर ऑल। अगर हमारी विल नहीं है, इस वजह से ही तो हम जो पनिशमेंट कर रहे हैं वो ये देख के कर रहे हैं कि वो वीक है कि रिच है, या पुअर है कि वीक है या स्ट्रांग है, या पुअर है कि रिच है, हम ये देख के कर रहे हैं। बट अगर हमारी विल हो तो हम जस्टिस सबके लिए सेम बराबर होगा ऐसा इंश्योर कर सकते हैं। तो कंक्लूजन 2 बिल्कुल ड्रॉ हो रहा है स्टेटमेंट 1 के थ्रू। तो कंक्लूजन 1 जो है स्टेटमेंट 2 से ड्रॉ हो जा रहा है, कंक्लूजन 2 जो है स्टेटमेंट 1 से ड्रॉ हो जा रहा है, यानी कि बोथ द कंक्लूजन फॉलो, यानी बोथ 1 एंड 2 फॉलो। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत कम टाइम लगाते हैं, बट आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से समझ गए तो फिर कंक्लूजन को आप एकदम करेक्टली जो है जज करके निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे कम टाइम लगता है और इजीली आप जो है अपने मार्क्स को इंश्योर कर सकते हो। बट पढ़ना, इसमें कंडीशन एक ही है कि आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और स्टेटमेंट को जो है कभी भी ऐसा नहीं लेना है स्टेटमेंट और कंक्लूजन को कि जो आपकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में होता है उससे कनेक्ट करके नहीं कंसीडर करना है। आपको कंसीडर करना है कि जो स्टेटमेंट में दिया है वो ट्रू है, और उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन या क्या अजम्पशन दिया है हमें उसको कंसीडर करना होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, ये डिफरेंट टाइप होता है क्वेश्चन को पूछने का। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसमें स्टेटमेंट जो है एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया जाता है। ये पैराग्राफ बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन की, छोटे कॉम्प्रिहेंशन की टाइप का पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, और उस पर बेसिस कंक्लूजन जो है आपको वो ड्रॉ करने हो, ये भी बोला जा सकता है। तो पढ़ते हैं ध्यान से दोस्तों। द सर्च टीम बिलीव्स दैट प्लेन डेब्रिस रिकवर्ड इन 2016। डेब्रिस क्या होता है दोस्तों, जो आपका कूड़ा होता है एक तरह से, या फिर जैसे प्लेन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको डेब्रिस बोल देते हैं। नियर मोजाम्बिक वॉज हाईली लाइकली टू बी फ्रॉम MH370 मलेशियन एयरक्राफ्ट विच डिसअपियर्ड आफ्टर टेक ऑफ इन 2014। तो कंक्लूजन देखिए दोस्तों क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि द डेब्रिस फाउंड नियर मोजाम्बिक डेफिनेटली बिलोंग टू MH370 एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे क्या कहा गया था आपको स्टेटमेंट में कहा गया कि इस सर्च टीम जो है वो बिलीव करती है, वो श्योर नहीं है, वो बिलीव करते हैं कि जो प्लेन का डेब्रिस रिकवर हुआ था मोजाम्बिक में वो हाईली लाइकली जो है आपका MH370 जो एयरक्राफ्ट था उसका था। बट यहाँ पे कंक्लूजन में एकदम सच मान के ये बात बोल दी गई है स्टेटमेंट को कि डेब्रिस फाउंड नियर मोजाम्बिक डेफिनेटली बिलोंग। डेफिनेटली, यहाँ पर डेफिनेटली, अगर स्टेटमेंट में लाइकली जैसे टर्म्स हो, स्टेटमेंट में एक ट्रिक लिख लीजिए, या इसको कहूँगा मैं कि अगर आपको ये दिख जाता है दोस्तों तो आप जो है डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। लाइकली या फिर जो है मे बी, इस टाइप की टर्म्स दी गई हैं, और यहाँ पर श्योरिटी वाली बात कर दी जाए। श्योरिटी वाली बात कैसे करी जाएगी, डेफिनेटली वर्ड दे दिया गया आपको, या फिर श्योर वर्ड दे दिया गया, या इस टाइप से ही रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे दिए गए कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन गलत होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द डेब्रिस फाउंड नियर मोजाम्बिक डेफिनेटली बिलोंग टू MH370। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वॉज लाइकली टू बी, ऐसा हो सकता था। तो आपका कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। आप कंक्लूजन 2 की बात करें तो इसमें कहा गया सर्च टीम इज मिस्टेकन अबाउट द फाइंडिंग्स। तो सर्च टीम इज मिस्टेकन अबाउट द फाइंडिंग्स, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि वो नहीं था। MH370 मलेशियन एयरक्राफ्ट का डेब्रिस हो सकता है, वो बिल्कुल, वो मिस्टेकन तब होता अगर स्टेटमेंट में ये भी लिखा जाता कि वो MH370 नहीं किसी और का जो है डेब्रिस था, ये बाद में हमें पता लग गया। तो मिस्टेकन वाली बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो कंक्लूजन 2 भी गलत हो जाता है। आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, यानी कि इनमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट अ पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से राजेश को पुअर रेटिंग मिली, तो आपको स्टेटमेंट को ट्रू मानना है।
तो आपको कहा गया कि परफॉर्मेंस के हिसाब से पुअर रेटिंग मिली, तो मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हमें गुड रेटिंग मिलेगी। परफॉर्मेंस अगर बेकार है, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू मार्क, तो आपको मिलेगी पुअर रेटिंग। तो इसमें कंक्लूजन क्या दिया गया? कंक्लूजन दिया गया है राजेश डिड नॉट परफॉर्म वेल। तो क्योंकि राजेश ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी थी इसलिए उसको पुअर रेटिंग मिली। तो कंक्लूजन 1 डायरेक्टली हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं स्टेटमेंट से। और दूसरा कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कहा गया है द रेटिंग गिवन टू राजेश वाज नॉट अप टू द मार्क। तो ये दोस्तों रेटिंग जो है, रेटिंग के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। ये नहीं कहा गया कि रेटिंग जो थी वो दी गई थी आपको नॉट अप टू द मार्क परफॉर्मेंस है, ऐसी रेटिंग नहीं दी गई। इसके बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि रेटिंग जो गिवन थी राजेश को वो अप टू द मार्क नहीं थी, मतलब रेटिंग गलत दी गई है, इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। जबकि हमें स्टेटमेंट को ट्रू मानना है। रेटिंग जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे दी गई है और उसकी पुअर रेटिंग मिली है उसको, तो यानी कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो इस बारे पे इस बेसिस पे आपको रेटिंग दी गई थी। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रेटिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं मिली है, यानी कंक्लूजन 2 हो जाता है गलत, कंक्लूजन 1 होगा ट्रू, यानी ओनली कंक्लूजन 1 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पे ही। इसमें कहा गया कि आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब कि लैंड होने के बाद जो है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे लैंड होते ही ये बोला था कि एक स्मॉल स्टेप जो है मैन का, वो ये मैन के लिए तो एक स्मॉल स्टेप है बट मैनकाइंड के लिए एक जायंट लीप है। मतलब कि मैनकाइंड के लिए बहुत ही जो है एक ब्रेक थ्रू था, ये कहने की कोशिश करी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब मून पे लैंडिंग करने के बाद। तो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो अपने आप को ही मैनकाइंड कह रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इससे कहीं भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये कहते हुए नहीं समझे जा रहे हैं कि वो अपने आप को खुद को मैनकाइंड बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन 1 डायरेक्टली गलत हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कहा गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग ओनली अकॉर्ड द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट बाय मैनकाइंड। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ है, तो हो सकता है कि ये गलत हो, ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, बट ध्यान से पढ़िए आप। हमेशा अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो इसमें क्या कहा गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है सिर्फ और सिर्फ ये कहने की कोशिश करी कि द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, ये जो आपका मूवमेंट है ये जो है आपका फीलिंग ऑफ अचीवमेंट जो है मैनकाइंड को हो रहा है, ये एक कहने की कोशिश करी जा रही है। और यही यहाँ पर कहा भी है, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एक जायंट लीप है मैनकाइंड के लिए, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है क्या कह सकते हैं ब्रेक थ्रू हुआ है मैनकाइंड के लिए, एक बड़ी डिस्कवरी हुई है, या एक कह सकते हैं एक बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट सही वर्ड होगा कहने के लिए कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैनकाइंड के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहने की कोशिश करी है कि द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट बाय मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड की जो फीलिंग थी उसको सिर्फ कहने की कोशिश करी है। तो कंक्लूजन 2 यहाँ पर गलत होगा ओनली वर्ड आने के बावजूद भी। ठीक है दोस्तों, तो इनको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपका ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, गॉड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम इक्वली टू मैनकाइंड बट नॉट मनी। तो गॉड ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है टाइम, सबको बराबर दिया है टाइम, 24 घंटे मिलते हैं सबको दिन में और सबके लिए वो बराबर है, बट मनी जो है वो सबको बराबर नहीं बांटी है। बट उसको कंपनसेट करने के लिए, ये जो चीज़ हुई है कि टाइम तो सबको बराबर दिया बट मनी सबको बराबर नहीं दी, इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए गॉड ने जो है सबको कॉमन सेंस दी है। यानी कि कॉमन सेंस है अगर आपके पास तो मनी अगर नहीं भी है आपके पास तो फिर भी आप जो है अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब कंक्लूजन्स को अगर हम पढ़ें तो गॉड हैज़ नॉट डन जस्टिस टू मैनकाइंड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। तो जस्टिस की बात तो तब होती है दोस्तों अगर आपने बिल्कुल एक तरफा जो है कोई पर्टिकुलर काम कर दिया। जैसे कि आपसे जो है किसी के लिए जो है अगर किसी के हाथ पैर नहीं है और उसकी जगह उसको कुछ और नहीं दिया जा रहा, तो वो उसके लिए जो है इनजस्टिस हो जाएगा, वो जस्टिस नहीं रहेगा। या फिर आप जो है किसी का मर्डर कर देते हैं एंड उस आपको सजा, या आप नहीं मतलब अगर आपके सामने किसी का मर्डर हो जाता है एंड जो गुनहगार है उसको सजा नहीं मिलती,
तो वो इनजस्टिस होगा, वो जो है बिल्कुल प्योरली गलत होगा और इनजस्टिस हो जाएगा मरने वाले के साथ। तो यहाँ पर क्या कहा, गॉड हैज नॉट डन जस्टिस, बट यहाँ पर गॉड ने जस्टिस कर दिया है, उन्होंने कंपनसेट करा है कॉमन सेंस देने के साथ साथ। तो ये जो है ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, यहाँ पे कॉमन कंपनसेट वर्ड यूज कर दिया है डायरेक्टली, तो यानी कि मनी नहीं दी तो उसकी जगह आपको कॉमन सेंस दे दिया है। तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 2 की बात करें तो इसमें कहा गया है वन हैज टू यूज कॉमन सेंस टू मैनेज मनी वाइजली। तो बिल्कुल दोस्तों कॉमन सेंस दिया ही इसलिए गया है कि आप मैनेज कर सकें मनी को वाइजली। तो कंक्लूजन 2 जो है आपका स्टेटमेंट से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कंक्लूजन 2 जो है ड्रॉ होगा, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो हमारी क्लास होगी मेरे सेशन में, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे सेशन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो है आपका एनटीपीसी की डेट्स आ चुकी हैं। अब आपको जो है प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा है दोस्तों, प्रिपरेशन का टाइम जा चुका है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करें उतनी करनी चाहिए, और प्रैक्टिस के टाइम पे जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो क्लासेस को अगर आपके लिए थोड़ी सी भी जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको फन नहीं मिल पा रहा क्लास में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, इसमें जो है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाए, आपको प्रैक्टिस कराई जाए, और प्रैक्टिस करते हुए हम सीरियस रहें। ठीक है दोस्तों, प्रिपरेशन करते हुए आप जो है टॉपिक्स जो दिए होते हैं उनकी थ्योरी को जो है समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हम अगर फन नहीं देते क्लासेस में, तो होता क्या है कि आपके पास जो है डाटा का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से क्लासेस बोरिंग हो जाती हैं, वहाँ पर ये दिक्कत होती है। बट प्रैक्टिस सेशन में आप तैयार करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें कहा गया दो द स्कूल पॉलिसी बैग्स पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, इट इज नॉट क्लियर दैट हाउ मेनी स्कूल्स आर फॉलोइंग इट। द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्लूलेस वेदर स्कूल्स हैव इम्प्लीमेंटेड द रूल्स और नॉट। तो इसमें जो है आपको कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। तो मैंने जैसे बताया था पैराग्राफ इन्फ्रेंस जो है, ये पैराग्राफ इन्फ्रेंस का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो इनको कैसे सॉल्व करना है हमें, इसमें जो है जो पैराग्राफ है उससे आपको क्या पता लग रहा है वो देख लीजिए। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं ना इंग्लिश में, उसी टाइप से इनको सॉल्व करना होता है। आपको क्या कहा गया कि बैग स्कूल की बैग पॉलिसी जो है अनाउंस हुई है, इट इज़ नॉट क्लियर कि जो है स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो जो है क्लूलेस है, मतलब उनको नहीं पता कि ये स्कूल जो है इन्होंने इंप्लीमेंट करे हैं ये रूल्स या नहीं। तो इसका मतलब क्या निकलता है, पहला मतलब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि स्कूल बैग पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करी गई है नहीं करी गई, तो ये हम श्योर नहीं है इस बारे में, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। स्कूल स्टेटमेंट बी की बात करें, स्कूल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द रूल्स, ये कहीं पे पता नहीं लगता स्कूल्स फॉलो कर रहे। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि स्कूल जो है फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें ये पता नहीं है, बट स्कूल इंटरेस्टेड है या नहीं है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। स्टेटमेंट डी की अगर बात करें, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलो अप, ऐसा भी कहीं पे नहीं लिखा है स्टेट में गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ क्लूलेस है, उनकी इंटेंशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन सी क्या है, देयर इज नो मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखें क्लूलेस क्यों हुआ, स्कूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, यानी कि इसका मतलब साफ साफ है कि मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। अगर मॉनिटरिंग सिस्टम होता तो हमें ये पता होता कि ये स्कूल फॉलो कर रहा है ये स्कूल फॉलो नहीं कर रहा। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है इस स्टेटमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका इस पैराग्राफ और इन्फ्रेंस पे, यानी कि आपको कहा गया मोस्ट पीपल गेट देयर ओन कार to office, the number of vehicles on the road is increasing day by day, it leads to traffic congestion and adds to the ever increasing air pollution issue। मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो कार से ऑफिस जाते हैं, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड फर्दर उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक का कंजेशन हो जाता है और एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर ऑन राइज, पीपल शुड एज फार एज पॉसिबल टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डू कारपूलिंग। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट से हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि ज़्यादातर लोग कार से ऑफिस जाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्हीकल ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं रोड पे, एंड उसकी वजह से आपका ट्रैफिक कंजेशन और एयर पॉल्यूशन जैसे इश्यूज होते हैं। एंड क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एंड दस जो कंक्लूजन दिया गया हमें कि पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें या कारपूलिंग यूज़ करें। तो इसमें जो है कौन सा सिचुएशन जो है
बेटर फिट करता है हमारे स्टेटमेंट को। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया, पहला वो सिचुएशन क्या दी, पीपल आर बिकमिंग रिच डे बाई डे एंड हैंस बाइंग मोर कार्स। तो ये दोस्तों पॉसिबल हो सकता है कि इस टाइप का सिचुएशन हो, बट ये बहुत स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांगली एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली आपके स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हो ऐसा हमें नहीं पता लग रहा। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं इससे भी स्ट्रांग कोई स्टेटमेंट जो है, कोई जो आपकी सिचुएशन है वो स्टेटमेंट्स के लिए हमारे फिट करती है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया पीपल कैन गो टू द शॉपिंग मॉल्स इन कार्स बट नॉट टू ऑफिस। ये अगेन इससे कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में इस टाइप की कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो ऑप्शन बी हो जाता है आपका गलत। देन ऑप्शन सी की बात करें हम, इसमें तो कहा गया है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डजंट इफेक्ट द पीपल हु यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पॉल्यूशन इशू की वजह से हो रही है, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जाने या ना जाने की वजह से नहीं हो रही है, तो ये एकदम गलत हो जाता है। द लास्ट जो सिचुएशन दी गई है उसमें कहा गया मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड लेट्स टू ट्रैफिक कंजेशन। तो यहाँ पर अगर आप लाइन पढ़ेंगे द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड इट लेट्स टू ट्रैफिक कंजेशन। तो क्लियर लिखा गया है, आपको यही लाइन आपको ऊपर स्टेटमेंट में लिखी है, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे अगेन स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ दिया है एंड उसके बाद जो है आपको उससे इन्फ्रेंस निकालना है। तो इसमें कहा गया स्कूल डब्ल्यू इन अ विलेज प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 4। इन द सेम विलेज स्कूल बी एंड स्कूल के प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 5 to 10। तो स्कूल डब्ल्यू जो है हमें क्या लिखा गया है, स्कूल डब्ल्यू जो है वो स्टैंडर्ड 4 तक, स्टैंडर्ड 4 नर्सरी से स्टैंडर्ड 4 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। स्कूल बी जो है वो, और स्कूल बी एंड स्कूल के जो है वो 5 to 10 जो है उन बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल एफ भी है एक टाउन में विच इज नियर बाई टाउन, विच इज इन अ नियर बाई टाउन प्रोवाइड्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज स्टैंडर्ड एंड ओनली। यानी कि ये जो है आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। द विलेज हैज ओनली 3 स्कूल्स। ये तो जो आपका जो स्कूल एफ है वो तो नियर बाई विलेज में है, स्कूल डब्ल्यू बी और के जो है सिर्फ ये जो है आपके विलेज के अंदर हैं। तो विलेज हैज ओनली 3 स्कूल एंड पेरेंट्स इन द विलेज हैव रिक्वेस्टेड फॉर मोर स्कूल्स टू द लोकल पंचायत। तो पेरेंट्स जो है स्कूल के विलेज के उन्होंने रिक्वेस्ट करी है लोकल पंचायत को कि और स्कूल्स भी खुलने चाहिए। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता हमें, स्कूल्स आर लेस इन द विलेज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है, तो आप जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं दी है तो आप उसको कंक्लूजन में भी नहीं मान सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन हमें ऑप्शन भी दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ टीचर्स विलेज स्कूल्स कैन नॉट कम्पीट विद टाउन स्कूल्स। अगेन इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको भी हटा देते हैं। देन फॉर हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैव टू ट्रैवल टू देयर नियर बाई टाउन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो स्कूल एफ है वो नियर बाई टाउन में है, तो अगर इस बच्चे जो हैं जाना चाहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तो उन्हें नियर बाई टाउन में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है क्या, इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी में कहा गया कि पीपल विल सेंड देयर किड्स टू टाउन इफ स्कूल एफ प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन टू। इसके बारे में तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो दोस्तों स्कूल बी डब्ल्यू और के जो है ऑलरेडी विलेज में प्रेजेंट है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर उनके यहाँ पर ऑलरेडी विलेज में वो एजुकेशन मिल रही है तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजें। तो ये गलत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्टली मैच कर रहा है आपके स्टेटमेंट से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अब तक आपको आइडिया लग गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिए इस सेशन में। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कि स्टेटमेंट दिया गया, इसमें कहा गया ए लीडिंग टेनिस स्टार हु फेस्ड मीडिया आफ्टर फेलिंग ए डोप टेस्ट सेड आई डोंट वांट टू एंड माय करियर दिस वे, आई होप आई विल बी गिवन अनदर चांस टू प्ले दिस गेम, आई लेट द स्पोर्ट डाउन। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि मैंने जो है स्पोर्ट को डाउन किया है, यानी कि स्पोर्ट्स को डाउन किया है। यानी इस स्टेटमेंट से हमें पता लग जाता है कि साफ साफ वो बोल रहे हैं कि उनका डोपिंग टेस्ट जो फेल हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का जो है भाव देखने में मिल रहा है स्टेटमेंट में। तो अब हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में कौन सा ट्रू होगा ये हमें कहा गया। ही वॉज चैलेंजिंग द आउटकम ऑफ द डोप टेस्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि वो चैलेंज कर ही नहीं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया आई लेट द स्पोर्ट डाउन। इस बात से हमें पता लग रहा है कि वो अपना जो है एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने डोपिंग करी थी।
देन बात करें हम सेकंड ऑप्शन की, तो इसमें कहा गया ही वॉज कॉन्फिडेंट, कर रही थी, मतलब ये ही है यहाँ पर, तो यानी कि वो एक मेल थे, ऊपर हमें पता नहीं लगा कि जेंडर क्या है, तो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज राइट एंड वुड कंटिन्यू टू प्ले, तो ये कॉन्फिडेंट है कि वो राइट है एंड कंटिन्यू टू प्ले करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करा है, तो राइट वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ही हैड एडमिटेड टू टेस्टिंग पॉजिटिव इन डॉप टेस्ट, बिल्कुल यहाँ पर एडमिट किया है इन्होंने, जैसे इस लास्ट लाइन में उन्होंने एडमिट किया है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड द स्पोर्ट लेट हिम डाउन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पैराग्राफ इन्फ्रेंस पे, इसमें कहा गया नॉलेज एंड विजडम गो हैंड इन हैंड, द डीपर द नॉलेज द ग्रेटर द विजडम, द नॉलेज इज अवेयरनेस, विजडम इज रिक्वायर्ड टू टैकल कॉम्प्लिकेशन, तो नॉलेज और विजडम जो है वो साथ साथ चलती हैं, आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना आपको विजडम आएगी, नॉलेज जो है अवेयरनेस के लिए है और विजडम जो है जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको टैकल करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, नॉलेज एंड विजडम आर सिनोनिमस, जो दोस्तों सिनोनिमस मतलब कि सिनोनिम्स हैं, नॉलेज और विजडम एक ही चीज़ है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी हमने ऑप्शन ए से, तो ये बिल्कुल गलत है, नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट वो चलती साथ साथ हैं। नॉलेज एंड विजडम आर एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल दोस्तों नॉलेज और विजडम एंटायरली डिफरेंट है, बट क्या इससे भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा गया है, नॉलेज और विजडम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एंटायरली डिफरेंट तो हैं दोस्तों बट उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं लिखा, बट ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया कि नॉलेज एंड विजडम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो एक दूसरे के संपूरक है, मतलब वो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, नॉलेज और विजडम गो हैंड इन हैंड, पहले ही स्टेटमेंट से हमें पता लग जा रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्यों हमने ऑप्शन सी को चूज किया ऑप्शन बी के कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें कहा गया कि स्टेटमेंट दिया है आपको और ये कॉज एंड इफेक्ट का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया कि डोमेस्टिक प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन डाउन एंड इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज डिक्रीज्ड। तो डोमेस्टिक प्राइस जो है पेट्रोल का वो गिरा है दोस्तों और इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है वो भी गिरा है। तो इसका कॉज कौन सा होगा और इफेक्ट कौन सा होगा ये हमें देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, जो रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो आपको पता है इंटरनेशनल प्राइस जो है अगर क्रूड ऑयल का डिक्रीज होगा, इंटरनेशनल प्राइस अगर क्रूड ऑयल का डिक्रीज होता है तो डोमेस्टिक प्राइस जो पेट्रोल का होता है वो डाउन हो जाएगा। क्यों, क्रूड ऑयल जो है ना दोस्तों, क्रूड ऑयल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है। अगर हम इंपोर्ट करेंगे इंटरनेशनली हम क्रूड ऑयल जो है हम बाहर से ज़्यादातर मंगाते हैं, तो क्रूड ऑयल अगर जो है उसका प्राइस गिर जाता है इंटरनेशनली, पूरे इंटरनेशनल का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया यानी कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो आपको जो पेट्रोल बनाने के बाद खर्चा पड़ रहा है उसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है वो सस्ता हो गया, तो पेट्रोल भी आपका सस्ता हो जाएगा, यानी कि जो डोमेस्टिक प्राइस है पेट्रोल के वो गिर जाएंगे। तो सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट। तो कॉज ये हो जाएगा और ये इसका इफेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इन क्वेश्चन के लिए हमें थोड़े प्रैक्टिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए। क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल निकलता है, ये हमें पता होना चाहिए था। अगर हमें ये पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोस्तों किस टाइप से हमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम इस सेशन को एंड करेंगे। आपको जो है आई होप आपको मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको कराए हैं और आपको अब आइडिया लग गया होगा कि आप किस टाइप से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी बेसिकली इस सेशन के बाद। एंड अब जो भी पेपर आपका आएगा उसमें अगर ये वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं। एंड इसी तरह से दोस्तों और क्वेश्चंस भी लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। अभी टाइम सिर्फ प्रैक्टिस का है और वर्बल रीजनिंग को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप उसको मास्टर कर सकते हैं और इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको हमने अप्रोच समझाई है, जो छोटी छोटी पॉइंट्स बताए हैं, ओनली एंड इस टाइप के लाइकली, इस टाइप के जो स्टेटमेंट वर्ड्स हैं उनको ढूंढिए अपने क्वेश्चंस में। अगर वो मिलते हैं तो उससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन में मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको मैं कहूँगा कि पेंडुलम वीडियो के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ के। हमें फीडबैक देने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।
कीप लर्निंग।